अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डोकोलॉजी मेडिकल एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन के अंदर, जो कि एमआई। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसकी इम्पॉर्टेंट इसलिए बहुत ज़्यादा है। एक तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो एमआई की वजह से होती है, तो नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, आपने इसके बारे में याद रखना है कि ज़ाहिर है एज हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल कंटिन्यूसली मेडिसिन के डिपार्टमेंट में पेशेंट को डील करते हैं, तो इसके हवाले से जितनी अच्छी हमें ग्रिप है, इन्फॉर्मेशन है, उतना अच्छा ज़्यादा आप पेशेंट को अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप क्विक इंटरवेंशंस करते हैं तो पेशेंट के अंदर आप कहीं ज़्यादा पेशेंट्स को सेव कर सकते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि हम, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो वर्ल्ड वाइड ही है। हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि क्यों इतने ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम प्रीवियसली देखें 90s से अभी तक, तो बीच में कुछ अगर आप रेशो देखो तो वैसे जनरल रेशो कम हुआ है, लेकिन कुछ कॉजेज़ हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्होंने इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ा दिया। वो देखेंगे हम किस वजह से रिस्क ज़्यादा बढ़ा है और क्यों बढ़ा है। लेकिन उससे पहले, ये हमारा प्लेटफॉर्म है डोकोलॉजी मेडिकल एकेडमी। यहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं। तो हमारा एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इंटरनल मेडिसिन का कोर्स। उसी सिलसिले में ये डेमो भी तैयार किया गया है। ये एक डेमो लेक्चर भी आप समझ लें, और ये आप एक वेबिनार जो कोर्स के अंदर हम किस तरीके से आपको गाइड करेंगे उसका एक बेसिक ओवरव्यू। ज़ाहिर कोर्स के अंदर तो और डिटेल से डिस्कशन होनी है, लेकिन अभी मैं ज़रा आपको एक ओवरव्यू टाइप का लेक्चर जो आप सुनेंगे, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से पता चल जाए कि अगर आप हमारा ये कोर्स लेते हैं इंटरनल मेडिसिन का, तो इसमें आपको लर्निंग जो है वो एक सीखने को, तो ज़ाहिर है इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकें। और जो हमारा टारगेट होता है वो यही होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनको हेल्प हो, यानी कि उनको एग्जैक्टली वहाँ पर क्या करना है। एक तो आपको बेसिक डेफिनेशंस पता है, डेफिनेशन पता है तो उससे आपको ज़रा पेपर में तो फ़ायदा हो जाएगा, जर्नली आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जब आप पेशेंट के सामने खड़े हैं, पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर रहा है, तो पहले उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। याद रखेंगे कि मेडिसिन के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है कि एज अ डॉक्टर आप मैनेजमेंट भी करते हैं, आप पेशेंट को अप्रोच भी करते हैं, आप डिजीज़ की पेशेंट से हिस्ट्री भी लेते हैं, बहुत सारी कंडीशन में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन एज अ डॉक्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल गेन करने का होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल गेन करने का होता है, अक्सर लोग उस पर फोकस नहीं करते, वो होता है डायग्नोसिस का। हमारी फील्ड बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटिव फील्ड है। अगर तो आप पेशेंट को कुछ भी डायग्नोस करके कोई भी ट्रीटमेंट, आपको ट्रीटमेंट भले ही याद है, आपको बहुत सारी ट्रीटमेंट याद है, लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस सही नहीं बनता ना, आप पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे दोगे तो इवेंचुअली पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं और वर्स होगी, क्योंकि आप अकॉर्डिंगली सही डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो पेशेंट को। अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा है ना, तो आपने डायग्नोसिस तक अगर आप पहुंच गए, तो इनिशियली जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट भी करते हैं तो उसमें फिर वो ट्रीटमेंट का रिस्पांस आना और पेशेंट का मैनेज होना, तो ट्रीटमेंट पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, आना चाहिए। इतने अच्छे से आपको कितना स्टार्ट करना है, कैसे फॉलो अप करना है, वो सब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जो सबसे पहला पार्ट होता है ना, जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है डायग्नोसिस का। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर जाहिर बात है पेशेंट में आप ढूंढते ही रहेंगे कि क्या हुआ हुआ है पेशेंट को, और कुछ भी देते रहेंगे मेडिसिन, जो कि अक्सर जो लोग सही से प्रैक्टिस नहीं करते उसमें ये गलती करते हैं और उनको उन चीज़ों की डिटेल नहीं पता होती। तो इसी पर्पस के लिए हमारे कोर्सेज डिज़ाइन हम करते हैं कि आपको बेसिक स्किल तो पता चले, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता चले, लेकिन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपने अप्लाई करना है वो भी आपको पता लगे। तो इसमें हमारे, अगर आप देखें तो ये टोटल हमारा 30 डेज़ का कोर्स है। एक हमने लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स रखा है, अल्टरनेटिव डे पे क्लासें रखी हैं, ताकि कोई एक बर्डन हो जाता है ना, रोज़ाना क्लास लेनी है और रोज़ाना फिर भूल जाते हैं, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो भी रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। अच्छी बात क्या है कि ये लाइव प्लस रिकॉर्डिंग है, यानी कि आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। कितने दिनों के लिए मिलेंगी ये आपको 30 डेज़ के लिए मिलेंगी, ताकि आप इजीली जो है वो अपनी लाइव क्लासेस तो लें। अगर लाइव क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होंगे, अगर लाइव क्लास ले भी लें तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके रिवीजन के लिए भी अवेलेबल होंगे। तो ये आपको इजीली 30 डेज़ के लिए एक्सेस मिल जाएगा। और अल्टरनेटिव डे पे क्लास है, ये हमने इसलिए रखा है ताकि वैसे भी रिवीजन करने के लिए टाइम मिले। बाकी स्टार्टिंग डेट जो है हमारी हो रही है अभी 17 नवंबर से स्टार्ट। तो ये टाइपो है, यहाँ से हमारा 17 नवंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और टाइमिंग जो होगी इसकी रात को 10 से 11 होगी। तो वो भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इजीली सब उस टाइम पे ज़्यादातर लोग
फारिग हो जाते हैं अगर हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। और अगर जो नहीं भी हो पाते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर का ऑप्शन तो हमेशा ही अवेलेबल है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी 30 डेज़ में क्या क्या कंटेंट कवर होंगे वो सारे इस पोस्टर पे मौजूद हैं। ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप का लिंक जो है मैं नीचे अटैच कर दूंगा, उसमें आप ऐड हो जाएगा, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको ग्रुप में अलग से भी भेज दूंगा। इसके अलावा ये जो लेक्चर आज हम कर रहे हैं वो भी ग्रुप में ही आपको अगर चाहिए बाद में। और इसके अलावा कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, हमारे फ्री ग्रुप्स भी होते हैं, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहती है। लेकिन जो कोर्सेस हैं, दो सारी बातें, पेड कोर्सेस होते हैं, तो ये 4000 रुपीज़ जस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ फीस है कोर्स की। 30 डेज़ का कोर्स है ये। और जो टॉपिक्स कवर होंगे वो सारे वो हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रग डोजिंग से स्टार्ट करेंगे सही तरीके से। बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली कैसे ड्रग डोज कैलकुलेट करना है, फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ना है मेन टॉपिक्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरनल मेडिसिन के, वो हम कवर करेंगे, जो कि 30 डेज़ के लिए हमने डिसाइड करें। और इसका मेन पर्पज़ क्या है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको हेल्प हो। तो चलें, अब ये डिस्कशन हमने कर ली है, तो अब आगे चलकर हम अपने एमआई का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं एमआई के बारे में। तो एमआई जो है, मैंने जैसे कि बताया कि वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड। इंपॉर्टेंटली कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किलात होती हैं, या तुम्हें पता नहीं होता कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, और बहुत ईजी हैं। अक्सर आप एक टर्म सुनते हैं कि पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, अक्सर आप सुनते हैं कि इसको इन्फेक्शन है, अक्सर आप सुनते हैं कि स्टेबल एंजाइना है, अक्सर आप सुनते हैं कि अनस्टेबल एंजाइना है, अक्सर आपको कोई बताता है स्टेमी है, अक्सर आपको कोई बोलता है नॉन स्टेमी है। तो मेडिकल स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ये क्या, मतलब ये एक ही टाइप का पेशेंट बता रहे हैं सिम्टम, कभी इसमें भी यही बता रहे हैं, उसमें ये बता रहे हैं, और ये अलग हैं, कैसे अलग करना है। तो ये केसेस बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ एक बेसिक सी बात बताता हूँ, आगे चलकर हम इसको डिटेल से करते हैं। देखें, हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और वो आप समझ लें एक मोटर की तरह काम करता है। ओवरऑल बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है। हार्ट का जो मेन फंक्शन है कि आपका पंपिंग ऑफ द ब्लड वो करे। इसके अलावा एक एडिशनल फंक्शन भी होता है हार्ट का, कि वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ANP, एट्रियल नायरेटिक पेप्टाइड, या फिर BNP भी है, यानी ANP एट्रियम से रिलीज होता है, और BNP जो है ये आपका बेसिकली बायनायरेटिक पेप्टाइड जो है वो वेंट्रिकल से रिलीज होता है। पहले ये था कि ये ब्रेन से रिलीज होता है, तो इसलिए इसको ब्रेन नायरेटिक पेप्टाइड नाम रख दिया था, लेकिन ये वेंट्रिकल से रिलीज होता है। तो ये हार्ट का एक हार्मोन है जो हार्ट रिलीज करता है। किस लिए रिलीज करता है? जब भी आपके हार्ट की वॉल पे स्ट्रेच पड़ता है, जब वॉल्यूम ओवरलोड होता है, तो ये हार्मोन जाता है आपकी किडनी के अंदर और डायरेसिस कराता है, यानी कि यूरिनेशन कराता है, ताकि वॉल्यूम ओवरलोड कम हो। तो एक फंक्शन हार्ट का ये भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता, समझते हैं सिर्फ पंपिंग ऑफ द ब्लड है। पंपिंग ऑफ द ब्लड इज द मेन फंक्शन। अच्छा, अब हम उस पर बात पे आते हैं, जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बात बता दी आपको। पंपिंग ऑफ द ब्लड जो है हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ ये आपका फंक्शन आपको चाहिए, क्योंकि ब्लड पंप होगा टिश्यू तक, डिफरेंट टिश्यू तक आपका वो ब्लड जाएगा। उसमें क्या चीज़ मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है, उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें आपके टिश्यूज़ की नीड है। वो ग्लूकोज आपके सेल के अंदर आएगा। बेसिक आपको पता है बायोकेमिस्ट्री के, सेल के अंदर पहले ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, यानी कि वो एनर्जी के लिए यूज होता है। एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है? उसको हम ATP कहते हैं, ठीक है। तो ATP इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आपके हर सेल, हर मसल को चाहिए अपने कई सारे फंक्शंस चलाने के लिए। कोई चैनल्स होते हैं उनको चलाने के लिए, और कई सारे फंक्शंस रन करने के लिए, तो आपके ATP रिक्वायर्ड होता है। अब ATP कहाँ से आता है? कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद आपका ग्लूकोज पायरोवेट तक जाता है, उसमें भी कुछ ATP प्रोड्यूस होता है, लेकिन अच्छा खासा ATP प्रोड्यूस करना है तो वहाँ पर फिर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन भी ज़ाहिर है आपके जो RBCs होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करता है, उस टिश्यू तक वो ऑक्सीजन भी पहुँचाता है। तो पायरुवेट से फिर क्रैब साइकिल के अंदर बात जाती है, क्रैब साइकिल से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसमें फिर आपकी बॉडी में बनती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि वो अपने डिफरेंट मैकेनिज्म्स के लिए यूज़ करता है। तो हर बॉडी के टिश्यू और सेल को इस चीज़ की नीड है। आपके हार्ट मसल को भी नीड है। आपका हार्ट जो है वो भी अपने लिए अलग से ब्लड सप्लाई होती है हार्ट के अंदर, जो कि कोरोनरी सिस्टम करता है। कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ऑल ओवर बॉडी जब ब्लड सप्लाई होता है वो सिस्टोलिक टाइम पे होता है, यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो हार्ट खुद जो है ब्लड सप्लाई अपनी कब करता है? डायस्टोलिक पीरियड में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर नहीं पता किसी को तो अभी मैंने बता दिया कि आपका हार्ट जो है एक तो उसको कोरोनरी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, और वो डायस्टोलिक के टाइम अपना ब्लड जो है वो जब हार्ट को परफ्यूजन होती है वो डायस्टोल के टाइम पे होती है। अब हार्ट को भी कंटिन्यूस काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये एनर्जी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए।
अब होता क्या है, बात स्टार्ट कहाँ से होती है, बात स्टार्ट यहाँ से होती है कि आपकी ये जो ब्लड वेसल होती हैं किसी भी वजह से वो नैरो होना स्टार्ट हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या वजह होती है जिसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं अगर ये नैरो होना स्टार्ट हो जाए तो इसमें जो ब्लड आपके हार्ट के टिश्यू तक जा रहा है, जो आपकी हार्ट की मायोकार्डियम तक जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कम होना स्टार्ट होगा तो इनिशियली तो पेशेंट को कुछ भी नहीं पता लगेगा, इनिशियली पेशेंट में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर यही पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व है, कोई फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ज़ाहिर है आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। अब सोर्स ऑफ एनर्जी कौन पहुंचाएगा, हार्ट पहुंचाएगा, तो हार्ट को उतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। जब हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी तो उसके लिए हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, उसके लिए हार्ट को ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लड वेसल नैरो हुई हुई है और ब्लड सप्लाई सही तरीके से हार्ट तक पहुँच नहीं पा रही है तो होगा क्या कि आपके हार्ट जो टिश्यू है वो इस्कीमिक होना स्टार्ट होगा। ये पहली स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। ये पेशेंट को डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये कब होता है, जब फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो ये पेशेंट में फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है। जब भी पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो इस्कीमिया हार्ट में होना स्टार्ट होगा। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। अभी मैं उस पर आता हूँ, चेस्ट पेन क्या और किस तरीके से हम बाकी कंडीशन में इनिशियल प्रेजेंटेशन क्या है, हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, एटिपिकल सिम्टम्स क्या है, सब पे आते हैं। लेकिन बेसिक ओवरव्यू की बात है, आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि अगर यही आप मिसाल के तौर पर समझ लें कि अगर आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, जो कोरोनरी आर्टरी है, तो आपके हार्ट मसल तक बिल्कुल भी ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और सप्लाई जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। अगर तो बिल्कुल स्टॉप हो जाए तो इसको हम कहते हैं, यानी कि अब स्टॉप अगर हो गई है सप्लाई, आपका टिश्यू इस्कीमिया से इन्फेक्शन में जाने लगेगा, यानी कि टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ज़ाहिर है एक टिश्यू तक बिल्कुल ब्लड नहीं पहुंच रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, कुछ भी नहीं पहुंच रहा, तो उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसको हम वैसे नेक्रोसिस कहते हैं, सेल डेथ को नेक्रोसिस कहा जाता है। और इन कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये आपका मायोकार्डियल इस्कीमिया पहला प्रोसेस होता है। इस्कीमिया के बाद पेशेंट इन्फेक्शन के अंदर चला जाता है। तो ये आपने स्टेप समझने, यही स्टेप होते हैं जो पेशेंट में स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेमी, स्टेमी, ये सारा प्रोसेस फिर इसी तरीके से चलता है। तो ओवरव्यू के लिए आपको ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट थी। और अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपके पास सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होता है स्टेबल एंजिना। स्टेबल एंजिना या एंजिना पेक्टोरस कहते हैं हम इसको। पेशेंट आपके पास इनिशियली जो प्रेजेंटेशन लेकर आता है वो क्या प्रेजेंटेशन लेकर आता है कि पेशेंट के चेस्ट में पेन होता है और रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है, यानी कि पेशेंट को ठीक स्टर्नम के पीछे दर्द होना स्टार्ट होगा। तो ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। और कब होते हैं, जब पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है। उसके बाद जब पेशेंट थोड़ा सा सिवियरिटी में जाने लगता है तो उसको फिर हम कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एक ब्रॉड टर्म है, किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होती है, अनस्टेबल एंजाइना के लिए यूज़ होती है, नॉन स्टेमी के लिए यूज़ होती है और स्टेमी के लिए। अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ये बताता हूँ, और स्टेबल एंजाइना बाकी इन सब से कैसे अलग है वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंटली एक कुछ चीज़ें बता देता हूं जो कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, फिर हम क्लिनिकल फीचर पे डिटेल से बात करेंगे। वैसे होता क्यों है लोगों को, ज़्यादातर लोगों में क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एमआई डेवलप होता है। तो कुछ याद रखें कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं और कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स मतलब वो होते हैं कि जिनको अगर आप ठीक करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई स्मोकिंग करता है तो अगर आप इसकी स्मोकिंग छुटवा दें तो उसके एमआई जो है या पेशेंट को डेवलप होने से बचा सकते हैं आप। और वंस अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में तो उसका थोड़ी सी जो बेसिकली आप वर्स्ट होने से या मिसाल के तौर पर पेशेंट में अगर आगे चलकर डेथ होने के चांसेस नियर, मतलब अगर जाहिर है पेशेंट स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा और कंटिन्यूसली पेशेंट को अभी एंजिना स्टार्ट हुआ है, इनिशियल सिम्टम्स से स्टार्ट हुए हैं, तो पेशेंट बहुत जल्द फिर जाहिर है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और इवेंचुअली जो सबसे सीवियर स्टेज होती है स्टेमी के अंदर आपके पास लैंड कर सकता है बहुत जल्द। आप इसको काफ़ी फर्दर लॉन्ग कर सकते हैं। तो वो कब कर सकते हैं, जब आप पेशेंट को ये स्टॉप करवा देंगे। तो इसी तरीके से डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ आप कंट्रोल करनी पड़ती है। डायबिटीज़ पेशेंट में स्पेशली कौन पेशेंट्स हैं जिनके अंदर पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, यानी कि वो शुगर मुसलसल तौर पर हाई रहता है, चाहे वो उनकी डाइट की वजह से है, चाहे वो उनकी मेडिकेशन के डोजेस सही नहीं है, उनकी वजह से हो सकता है। अच्छा, ये टॉपिक्स भी हमने ऐड करे हैं अपनी इंटरनल मेडिसिन में, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से इनकी मैनेजमेंट का भी पता लगे कि इनको कैसे मैनेज किया जाता है। इसी तरीके से हाइपरटेंशन हो गई, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, पुअर डाइट, ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप अगर मैनेज कर लें पेशेंट में प्रॉपर तरीके से तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर इवेंट सीवियर होने से बच सकता है। या फिर अगर पेशेंट अभी मिसाल के तौर पर ऐसा है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में मौजूद है तो उन लोगों में डेवलप होने के चांसेस कम हो सकते हैं। आप
ये बेसिकली अगर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को मैनेज कर लें। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनका आप कुछ कर नहीं सकते, यानी कि अगर ये किसी में ओल्डर एज के अंदर अमूमन आपके पेशेंट के अंदर अगर एमआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं थोड़े से, और वो इस वजह से होते हैं कि एक तो आपकी आर्टरी स्टिफ हो रही होती हैं, तो आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो हाइपरटेंशन रहती है पेशेंट को, तो अमूमन फिर उसकी वजह से बेसिकली पेशेंट को एमआई का रिस्क बढ़ जाता है। अभी मैं आपको ये एग्जैक्टली बताता हूँ कि इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से ये चीज़ें एक्ट करती हैं वो डेवलप करने के लिए, अभी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं इनको आपको बता रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया रहे कि हमने किन किन चीज़ों की डिस्कशन करी है, और यही मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा जेंडर में मेल जो है वो हाई लाइकलीहुड होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल के अंदर आपको ज़रा देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मेल। इसकी क्या रीज़न होती है वो भी बताता हूँ। बाकी फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की पॉजिटिव है, यानी कि अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में चलता हुआ आ रहा है, तो ये एक आपके साथ रिस्क मतलब होने के चांसेस जो एमआई होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और इसमें फिर ज़रा आपको अपनी यही सारी चीज़ें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको आप कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आप स्मोकिंग ना करते हो, डायबिटीज़ आपको ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, हाइपरलिपिडीमिया ना हो, अगर हो गई है तो कंट्रोल करके रखें उसको अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो है वो टारगेट रहता है पेशेंट के अंदर। तो इंपॉर्टेंटली ये सारे रिस्क फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था कि पेशेंट आपके पास जो है वो बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स लेके आता है। तो सिम्टम्स में सबसे जो टिपिकल है आपके पास वो क्लिनिकल फीचर क्या है कि पेशेंट को रीट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हार्ट का मसला है तो लेफ्ट साइड पे पेन होगा, नहीं, रीट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन होता है। पेन कैसा होता है? डल और स्क्वीजिंग, क्रशिंग पेन होता है। पेशेंट को अक्सर पेशेंट आपको एक और चीज़ बता सकता है कि चुभन हो रही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि बहुत दफ़ा पेशेंट आपको एक तो भारीपन बता देते हैं, सीना जकड़ रहा है, इस तरीके से पेशेंट आपको ज़ाहिर अपनी ज़बान के अंदर जिस तरीके से वो पेन को डिस्क्राइब कर सकता है। देखिए, पेन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। ये आपको पेशेंट जब बताता है ना कि मुझे दर्द हो रहा है, तो अगर आपको ये थोड़ा सा असेस भी करना होता है कि कितना हो रहा है, तो आप उसको बोलते हैं 0 से 10 पे मुझे बताओ। 0 मीन्स लीस्ट, कुछ भी नहीं हो रहा, और 10 मीन्स मोस्ट। तो इसमें मुझे बताओ। अब पेशेंट आपको बताता है मिसाल के तौर पर 3-4, तो आप बोलते हैं हाँ चलो यार माइल्ड पेन है। आपको पेशेंट बताता है 6-7, तो आप बोलते हो चलो हाँ यार पेशेंट को मॉडरेट पेन है। और पेशेंट आपको 9-10 बताता है तो आपको सीवियर पेन। तो ये एक ऐसी चीज़ है, फीवर जैसे आप मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते। आपको पेशेंट की असेसमेंट पे, और जाहिर है पेशेंट को जो हो रहा है पेन, वो आप असेसमेंट इसी तरीके से करते हैं कि 0 से 10 के स्केल पर। फिर करेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि पेशेंट को चुभने वाला दर्द हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, स्क्वीजिंग पेन हो रहा है, पेशेंट को जो है वो डल एक हो रही है, किस तरह का एक हो रहा है वो भी पेशेंट आपको बताता है। तो जो अपनी वर्डिंग में पेशेंट आपको बता रहा है वो आपने सुनना है, तो वो इसी तरीके से आपको कुछ बताते हैं पेशेंट, या तो वो आपको बता सकते हैं। मैं आपको क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोग ये टिपिकल फीचर के अंदर जो पेन होता है चेस्ट का, वो तो ऐसी होता है जैसे स्क्वीजिंग है, प्रेशर है, लेकिन अक्सर आपको लोग शार्प पेन भी बता सकते हैं, चुभन हो रही है, तो वो भी पेशेंट आ सकते हैं, और अक्सर लोग इस तरीके का भी आपको सिम्टम्स बता देते हैं। लेकिन खैर पेशेंट आपके पास जो है वो चेस्ट पेन के साथ आता है। अब चेस्ट पेन जो है वो याद रखें कि सिर्फ एमआई के पेशेंट को ही नहीं होता, चेस्ट पेन के और भी कई सारे डिफरेंशियल्स हैं। मिसाल के तौर पर चेस्ट पेन, आपका पेशेंट का आपका प्रेजेंटेशन है चेस्ट पेन की, और पेशेंट आपको बता रहा है डॉक्टर साहब मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। तो सीने में दर्द सोचते ही आपने ये नहीं बोलना कि पेशेंट को एमआई हो गया, बल्कि उससे आपने पूछना है कि पेन किस वजह से स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हो रहा है, और किस तरीके का पेन हो रहा है। अब जाहिर बात है वो पेशेंट है जो आपसे बैठ के थोड़ा सा बता रहा होगा, ये हिस्ट्री दे पा रहा होगा आपको, तो आपने उससे सही तरीके से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है। अब मिसाल के तौर पर पेशेंट को चेस्ट पेन, और रीजंस क्या क्या होती हैं चेस्ट पेन की। चेस्ट पेन पेशेंट के अंदर हो सकता है स्पेशली अगर वो पोजीशनल चेंज की वजह से हो रहा है, यानी कि पेशेंट पोजीशन चेंज करता है तो पेन में फ़र्क पड़ता है, तो वो आपके पास पेरिकार्डाइटिस का पेन हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो सकता है। नंबर 2, पेशेंट आपको अगर बता रहा है कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, और चेस्ट पेन कब हो रहा है? जब पेशेंट सांस लेता है, डीप ब्रीथ करता है, उसको पेन होता है। इसके अलावा पेशेंट को थोड़ी सी खांसी वांसी भी है, क्रोनिक कफ भी रह रहा है, क्रोनिक कफ की हिस्ट्री है, तो ये पेशेंट में भी हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस में प्लूराइटिस हो जाता है पेशेंट को, यानी कि जो प्लूरल लेयर होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। या फिर पेशेंट को मिसाल के तौर पर नमोनिया डेवलप होता है, उसमें भी प्लूरेटिक चेस्ट पेन हो जाता है, ब्रीथिंग के साथ पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा होता है। तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पेशेंट के अंदर हो सकता है कि पेशेंट आपको बता रहा है चेस्ट पेन हो रहा है, और आप जब पेशेंट के सीने की साइड पर, जिस साइड पर पेन हो रहा है उस साइड पर आप हाथ लगा के पाल्पेट कर रहे हैं, तो पेशेंट को उस जगह पे, आप जिस एरिया पर पेशेंट पेन का बता रहा था आपको, उस एरिया पर जब आपने पाल्पेट करना स्टार्ट करा, हाथ से प्रेस करना स्टार्ट करा, तो पेशेंट को क्या हो रहा है? उस एरिया पर पेन होना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही आप प्रेस कर रहे हैं पेन हो रहा है। तो ये ज़्यादातर मस्कुलोस्केलेटल पेन होते हैं।
कॉन्ड्राइटस वगैरह पेशेंट को हो जाता है, तो यानी कि जब पेशेंट की जो रिब्स की साइड है, जॉइंट्स हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट जो एक्सरसाइज के टाइम पे लोग जाते हैं जिम, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को हो जाता है। या कुछ लोग जो हैं वो उनकी कोई एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए कहीं पे, उसकी वजह से हो सकता है। तो वो ज़ाहिर है एमआई का पेन नहीं है, वो मस्कुलोस्केलेटल पेन है। एमआई के पेन में आप पाल्पेशन से पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ना, वो अंदर की साइड पर हो रहा है। ये आपके पेशेंट के बाहर मस्कुलोस्केलेटल पेन है, तो ये एक टोटली डिफरेंट पेन है। इसी तरीके से पेशेंट आपके पास एक इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकता है, अपना सीना लेके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है सीवियरली, और सीना पकड़ा हुआ है और सांस ले रहा है, तो पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये कौन से केसेस हो सकते हैं? मे बी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स कैसे डायग्नोस होता है? आप उस साइड पर जब पेशेंट को एक तो सीवियरली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और जब आप पेशेंट की स्टेथोस्कोप रखते हैं उस साइड पे, तो पेशेंट में ब्रेथ साउंड नहीं होते, क्योंकि लंग्स कोलैप्स हो चुके होते हैं उस साइड से, तो आपको ब्रेथ साउंड नहीं आता। तो मे बी न्यूमोथोरेक्स का केस हो सकता है। तो आपने याद रखना है कि केसेस की वैरायटी है, लेकिन जो हमारे पास टिपिकल पेन होता है एमआई के अंदर, वो क्या होता है? वो आपने याद रखना है कि वो टिपिकल पेन ये होता है कि पेशेंट आपके पास आता है रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन के साथ, और पेशेंट का जो पेन है वो रेडिएट करता है लेफ्ट हैंड की साइड या जॉ की साइड। तो ये पेशेंट आपको टिपिकली बताता है। पेन कैसे स्टार्ट होता है पेशेंट को? पेन स्टार्ट ऐसे होता है कि अब हम डिस्कस करते हैं इन सबको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले स्टेबल एंजिना का पेन किस तरीके का होता है? स्टेबल एंजिना का पेन होता है कि पेशेंट नॉर्मली वैसे तो ओवरऑल ठीक होता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब पेशेंट कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, कुछ काम करता है, कोई क्लाइम करने लगता है स्टेयर्स को, कोई पेशेंट जो है वो मिसाल के तौर पर फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो पेशेंट के सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब ये पेशेंट आपको कुछ इस तरीके की हिस्ट्री लेके आएगा, और ये दर्द कितनी देर का रहता है? ये तकरीबन पेशेंट को तकरीबन 5 to 20 मिनट्स का रहता है। तो 5 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक का पेशेंट को पेन रहता है, और पेन की प्रेजेंटेशन इसी तरीके की होगी जो मैंने बताया। स्क्वीजिंग पेन है, रिट्रोस्टर्नल हो रहा है पेशेंट को, या डल एक हो रही है मुसलसल तौर पर, टाइटनेस हो रही है चेस्ट की, तो वो पेशेंट आपको बताता है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेबल एंजिना का पेशेंट होता है। उसके बाद अब पेशेंट की अगर कंडीशन वर्स होती है, तो वो फिर आपका, मैंने जैसे बताया कि आपका इस्कीमिया इनिशियली ऐसा इस्कीमिया है जो कि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से पेशेंट का ट्रिगर हो रहा था। अब इस्कीमिया भी आहिस्ता आहिस्ता वर्स होता रहता है। अगर आर्टरी आपकी मजीद और नैरो होना स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर आपके पास कंडीशन जो है और वर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपके पास केस आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जो कि आपके पास हो सकता है अनस्टेबल एंजिना का पेशेंट, या आपके पास पेशेंट हो सकता है नॉन स्टेमी का, या आपके पास पेशेंट हो सकता है स्टेमी का। ठीक है, एंजिना से इन सब में क्या डिफरेंस होगा? सबसे पहली बात, इन सब में जो एंजिना से डिफरेंट पार्ट होगा वो ये होगा कि पेन इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। तो मैं आपको शॉर्ट में करके लिख रहा हूं, पेन इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। सही है, पेन इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। ये आपको सब में नजर आएगा, इन तीनों केसेस में नजर आएगा। यानी कि पेशेंट को सीने का दर्द अचानक से ही स्टार्ट हो जाएगा, कोई फिजिकल एक्टिविटी से उसका ताल्लुक नहीं होगा, पेशेंट रेस्ट में भी होगा तो वो पेन स्टार्ट हो जाएगा। एंजिना में क्या होता है? एक तो फिजिकल एक्टिविटी से पेन स्टार्ट होता है, और जब पेशेंट रेस्ट करता है यानी कि आराम करता है, तो वो सीने का दर्द ठीक हो जाता है, और सिर्फ यही पेशेंट को मसला होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पेशेंट रेस्ट ही कर रहा है, तो पेशेंट को चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा था, और रेस्ट अगर पेन स्टार्ट, मिसाल के तौर पर ये पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी के दौरान पेन स्टार्ट हुआ और ये पेशेंट रेस्ट करेगा, तो तब भी पेशेंट का पेन इंप्रूव नहीं होगा। तो रेस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पेशेंट को बस चेस्ट पेन होना स्टार्ट होगा और कंटिन्यूसली पेशेंट को ये होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका कोई ताल्लुक रेस्ट से नहीं होता। ठीक है, अगर पेशेंट आराम करेगा भी तो ये पेन नहीं जाएगा। सो ये आपने एक बात याद रखनी है। उसके बाद अब ये हमने स्टेबल एंजाइना से इसको अलग कर लिया। अब बाकी पॉइंट्स जो हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए, इन तीनों को आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अनस्टेबल एंजाइना आप समझ लें कि ये इस्कीमिया की वर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद इस्कीमिया के बाद मैंने आपको क्या बताया था, इन्फेक्शन का बारी आती है, यानी कि नेक्रोसिस। ये जो दोनों स्टेजेस हैं, यानी कि नॉन स्टेमी और स्टेमी, ये वो स्टेजेस होती हैं जिसमें आप टिश्यू डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ज़ाहिर है नॉन स्टेमी जो होता है इसमें टिश्यू ज़रा कम डैमेज हुआ होता है, स्टेमी में मोस्टली टिश्यू ज़्यादातर डैमेज, सीवियरली डैमेज हो चुका होता है। तो ये दोनों में बेसिकली ये फ़र्क होता है। नॉन स्टेमी क्या है, मतलब नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्टेमी क्या है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मैं आपको ज़रा बता देता हूँ इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हो। तो इनिशियली तो प्रेजेंटेशन तीनों की सेम है, आपका पेशेंट आ रहा है जिसको पेन हो रहा है, रेस्ट से वो पेन इंप्रूव नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, अब आप पेशेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं ईसीजी। सो सबसे पहला स्टेप होता है कि इन पेशेंट्स के अंदर हमें क्या परफॉर्म करनी होती है, ईसीजी। तो ईसीजी जब आप करते हैं तो ईसीजी के अंदर या तो आपको कुछ बेसिकली इनिशियल चेंजेस नजर आ सकते हैं। इनिशियल चेंजेस मतलब क्या होते हैं,
ये इंशाल्लाह ताला आप लोग जब हमारा कोर्स भी ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इनको ईसीजी में देखना कैसे है। लेकिन इन्हीं मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूँ अभी कि अर्ली चेंजेस क्या होते हैं, जैसे कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव, जैसे कि टी वेव इन्वर्जन, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर आपको एस टी एलिवेशन नहीं दिखेगा, तो मैं इसको कहना चाहता हूँ कि ये ईसीजी जो है वो एस टी एलिवेशन के लिए नेगेटिव होगी। यहाँ पे ईसीजी में आपको अर्ली चेंजेस तो दिख सकते हैं एमआई के, यानी कि इस्कीमिया के या एमआई के, लेकिन आपको एस टी एलिवेशन नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। दूसरी वाली कंडीशन में आ जाए नॉन स्टेमी में, जाहिर बात है इसका नाम ही नॉन स्टेमी है, तो इसके अंदर भी ईसीजी में आपको कोई भी अर्ली चेंजेस नजर नहीं आएंगे। इसमें भी आपको कोई इस तरीके की चीज नजर नहीं आएगी, वो अर्ली चेंजेस नजर आएंगे, कोई भी एसटी एलिवेशन नजर नहीं आएगी। तो यहां पर भी आपको एसटी एलिवेशन नहीं दिखेगी। तीसरा केस जो है इसमें आपको एसटी एलिवेशन दिखती है, ये क्योंकि एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो यहां पर आपको एसटी एलिवेशन नजर आती है। तो आपने इंपॉर्टेंटली देख लिया कि अगर हमने इन दोनों को इससे डिफरेंशिएट करना है, पेन तीनों में था, अब ईसीजी जब आपने कराए अगर तो एसटी एलिवेशन आ गया तो आपने डायरेक्टली इसको स्टेमी कह दिया, अगर तो ईसीजी नेगेटिव आई है तो फिर आप इसको यहाँ रखेंगे। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो भी आप लाजमी करवाते हैं, जाहिर बात है, वो होते हैं कार्डिक मार्कर्स। तो कार्डिक मार्कर्स में हम लोग ट्रोपोनिन्स करवाते हैं। ट्रोपोनिन जो है इसके अंदर बिल्कुल नेगेटिव आता है, ठीक है। तो जो अनस्टेबल एंजाइना है, क्योंकि ट्रोपोनिन आपका क्यों नेगेटिव आता है, आपका जो हार्ट टिश्यू है, मसल है, वो जब सेल डैमेज होता है, ये आपके ट्रोपोनिन्स, ये जो डिफरेंट तरह के आपके मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स होते हैं, ये सेल के अंदर होते हैं। नॉर्मली इनके कुछ फंक्शंस होते हैं सेल के अंदर, ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब सेल डेथ हो जाती है तो ये लीक आउट होकर बाहर आ जाते हैं। सिंपल सी लॉजिक है, नेक्रोसिस होगा तो ये लीक होकर बाहर आ जाएंगे। इस्कीमिया है, यहाँ पर नेक्रोसिस नहीं हुआ है, अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट को इस्कीमिया है, नेक्रोसिस नहीं हुआ है, सीवियर इस्कीमिया है लेकिन नेक्रोसिस अभी तक नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको ट्रोपोनिन नेगेटिव ही दिखेगा। ये वाली जो कंडीशन है नॉन स्टेमी, यहाँ पर पेशेंट को नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गया है, अभी अर्ली स्टेजेस हैं, इसलिए ईसीजी में तो चेंजेस नजर नहीं आया आपको एसटी एलिवेशन, लेकिन ट्रोपोनिन पॉजिटिव दिखेगा, तो यहाँ पर ट्रोपोनिन पॉजिटिव होगा। और तीसरी कंडीशन तो जाहिर बात है ही वर्स फॉर्म, तो इसमें भी ट्रोपोनिन पॉजिटिव दिखेगा। तो अब आप देखें कि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप तीनों पेशेंट को, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेमी, स्टेमी, तीनों आपके पास इनिशियली एक ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं। आप पेशेंट के अंदर जब ईसीजी करवाते हैं तो आपको नॉन स्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना के अंदर दोनों में ईसीजी नेगेटिव नजर आती है, एसटी एलिवेशन में पॉजिटिव नजर आती है। कार्डिक ट्रोपोनिन करवाते हैं, अनस्टेबल एंजाइना में नेगेटिव आता है, नॉन स्टेमी में पॉजिटिव आता है, और एसटी एलिवेशन में भी पॉजिटिव आपको दिखता है। तो ये आपके पास इजीली आप डिफ्रेंशिएट तीनों को कर सकते हैं और बिल्कुल ईजी प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर तीनों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स इंपॉर्टेंटली, लेकिन साथ में आपके पास जो ईसीजी चेंजेस हैं और इसके अलावा कार्डिक मार्कर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत टिपिकल फीचर की बात हमने कर ली। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े एटिपिकल फीचर्स के साथ आते हैं। टिपिकल फीचर में और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे पेशेंट आपको बता सकता है रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग, इसके अलावा पेशेंट को डायफ्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पसीना आना स्टार्ट हो जाते हैं। एमआई के पेशेंट के अंदर ये भी फीचर्स में आता है टिपिकल। पेशेंट को डिप्सनिया होना स्टार्ट हो जाएगा, सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी पेशेंट की। जाहिर है पेशेंट का जब हार्ट मसल आहिस्ता आहिस्ता से फंक्शन कम करता है तो आपके डिफरेंट टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, और ऑक्सीजन डिमांड इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई की नीड होती है, तो इसलिए आपके पेशेंट को डिप्सनिया होना स्टार्ट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पेशेंट को होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट के अंदर और क्या प्रॉब्लम होती है, पेशेंट के अंदर आपको हल्का सा पेशेंट आपको बता सकता है चक्कर से आ रहे हैं, डेजीनेस हो रही है, तो ये, और अगर सिवियर एमआई होता है पेशेंट को तो वॉमिटिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को ओकाइयां आना स्टार्ट हो जाएंगी। नौजिया ज्यादातर आपको देखना, वॉमिटिंग तो एक्जैक्टली नहीं दिखती, नौजिया ज्यादा दिखता है, यानी कि पेशेंट ओकाइयां करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये सब टिपिकल फीचर में। अब मैं थोड़ा सा एटिपिकल फीचर की तरफ चलता हूँ। अक्सर पेशेंट आपके पास ऐसे आते हैं जो कि एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ आते हैं, यानी कि जो गर्ट के पेन के साथ आते हैं। पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन बेसिकली आपका ये एरिया होता है, यहाँ पर पेशेंट को एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने जो तस्वीर के अंदर ये एरिया बनाया है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है। यहाँ पेशेंट को पेन होता है, पेशेंट आपको बताएगा डॉक्टर साहब पेन हो रहा है, जलन हो रही है। अक्सर कौन आते हैं, गर्ट के पेशेंट आते हैं। कुछ भारी हैवी मील खा लूँ तो सीने में जलन होने लगती है, रात जो है वो सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो सीने में जलन रहती है, मुंह में खाना आ जाता है, इस तरीके से फील होता है, कड़वा हो रहा होता है मुंह, और जो रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड होता है वो होता है पेशेंट के अंदर। तो पेशेंट इस तरीके की आपको हिस्ट्री बताता है, लेकिन इन पेशेंट को अक्सर सीने में जलन रहती है। लेकिन कभी कभार एटिपिकल फीचर ऑफ एमआई भी ऐसे प्रेजेंट कर सकता है कि पेशेंट आपको बताए कि डॉक्टर साहब सीने में जलन हो रही है। मैंने आपको बताया ना, चुभन या जलन अक्सर पेशेंट आपको बता सकते हैं। आपने कभी भी ये नहीं, मतलब अगर पेशेंट आपको अचानक से स्टार्ट हुई है, आपने किन में सोचना है, ये आपको क्लियर कर लें माइंड। देखिए, एक तो आपने
उन पेशेंट पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि पेशेंट, अब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको क्या बताया था कि आपने वहाँ डायग्नोस बनाना है, ये आपको पता है फीचर सारे और आपको सारी चीज़ों का अलग अलग से पता है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है जब तक हम उसको कंबाइन नहीं करेंगे। पेशेंट आपके पास गर्ट का भी आ रहा है जलन के साथ और एमआई का एटिपिकल फीचर भी आ रहा है जलन के साथ, तो आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये होता है कि गर्ट का जो पेशेंट होता है, इसको ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होता, ये इसको रहता है, यानी कि पहले कम रहता था, यानी कि थोड़ा बहुत पेशेंट ओबीस है, हैवी मील्स खाता है, और पेशेंट को पहले कम रहता था, थोड़ी बहुत गैविस्कॉन पी लिया, कोई एन एसिड्स खा लिए तो ठीक हो गया। अभी पेशेंट आया है कि डॉक्टर साहब अभी उससे भी ठीक नहीं हो रही है, अभी आप मुझे कोई और गोली लिख के दे दें, आप उसको राइजैक वगैरह लिख के देते हैं, पेशेंट इंप्रूव कर जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि दूसरा पेशेंट है, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है, इसको पहले कम थे सिम्टम्स, अब ज़्यादा हो गए, और ये आपको इसी तरह की हिस्ट्री बता रहा है कि सुबह के टाइम सीने में जलन ज़्यादा होती है, उठने के बाद अक्सर रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड हो जाता है, इस तरह का पेशेंट है। तो ये आपने सोच लेना, हाँ जी ये गर्ट का ही पेशेंट हो सकता है, आपने उसको देने ही ट्रीटमेंट। लेकिन अगर एक पेशेंट आपको बता रहा है कि ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टर साहब कुछ नहीं असर हो रहा, यानी कि अभी ट्रीटमेंट खाइए, आपने उसको कोई पहला डोज दिया मेडिकेशन का, पेशेंट स्टिल बेड लेके बैठा हुआ है कि अभी भी सीने में जलन हो रही है और ठीक नहीं हो रही है, तो आप एक दफ़ा ईसीजी कर लें रीश्योर करने के लिए कि कोई पेशेंट के अंदर एमआई तो नहीं, ऑन गोइंग एमआई तो नहीं है पेशेंट के अंदर, ये आपने इंश्योर करना है। दूसरे किन लोगों के अंदर इंश्योर करना है? दूसरे उन लोगों के अंदर इंश्योर करना है कि आज से पहले कभी भी गर्ट के सिम्टम नहीं हुए, अचानक से सीवियरली जलन स्टार्ट हो गई है और घर वालों ने कोई एन एसिड्स देने की कोशिश की थी, अक्सर लोगों घर में गैस के लिए सिरप होते हैं, एन एसिड्स पड़े हुए होते हैं, पेशेंट को दिया, लेकिन पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो आप ऐसे पेशेंट को भी रीश्योर करने के लिए ईसीजी कर लें, ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें कोई ऑन गोइंग एमआई तो नहीं चल रहा, और फिर पेशेंट को आप ज़ाहिर बात है मैनेज करते हैं, मैनेज करके अगर वही चेक करते हैं कि इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही, ज़ाहिर है फिर आपके डायग्नोसिस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। लेकिन याद रखें कि ऐसे पेशेंट में आपने लाजमी ईसीजी करवानी है, जो आके एक्यूटली प्रेजेंट हो रहा है, आज से पहले मसला नहीं था, लीन पेशेंट आपको दिख रहा है, आपको लग भी नहीं रहा कि हाँ यार इसको गर्ड हो सकता है, और वो पेशेंट आपके पास अचानक से प्रेजेंट करा है, अभी कोई डॉक्टर साहब आज से पहले कोई मसला नहीं था, अचानक से सीने में जलन होना स्टार्ट हो गई है, तो आप एक दफ़ा ईसीजी करवा के रीश्योर कर लें कि ये एमआई का पेन नहीं है, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे हॉस्पिटल में मिस हो जाते हैं। एमआई के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना आपने याद रखनी है, वो है टाइमिंग। अगर आप जितनी जल्दी इंटरवेंशन करते हैं, यानी कि अभी इस्कीमिया की स्टेज में अगर पेशेंट आया है ना, तो आप इसको अगर रीपरफ्यूज कर देंगे तो डैमेज नहीं हुआ है टिश्यू, पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा। अगर तो पेशेंट को इस्कीमिया हो रहा है और वर्स इस्कीमिया है पेशेंट को, और आप इतने देर में डायग्नोसिस ही नहीं बना पा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, या पेशेंट को पहले कोई और ट्रायल ऑफ द मैनेजमेंट पे आपने मेडिकेशन दे के भेज दिया है, तो पेशेंट का ये आखिरी में इन्फेक्शन में हो जाएगा, और इन्फेक्शन को फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है। फिर आप वही कर सकते हैं कि मैक्सिमम इन्फेक्शन से बचा लें, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने से बचा लें, फिर आपके पास वही ऑप्शन रह जाता है। तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रिस्क डबल होता रहता है एज टाइम पासेस। और याद रखेंगे कि पेशेंट के अंदर जब एमआई होता है ना, तो एमआई के अंदर एक तो पेशेंट में इम्पॉर्टेंटली जो हमने सिम्टम्स बताए वो तो डेवलप होते हैं, लेकिन जो एमआई के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है, यानी कि एमआई के अंदर अगर पेशेंट की डेथ हो तो वो फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर किस वजह से होती है, तो वो अरिदमियास की वजह से होती है। तो नंबर 1 रीज़न आपने याद रखना है, अरिदमियास होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। इसलिए जब पेशेंट हमारे पास एमआई का आता है उसको हम मैनेज भी कर लेते हैं, तो उसकी ईसीजी मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं जब तक एडमिट होता है हॉस्पिटल में, ताकि कोई अरिदमिया ना डेवलप हो जाए, एक इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि वन ऑफ द लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई जो है ना, अक्सर लोग, मैं पूछता हूँ ये सवाल अपने स्टूडेंट से जो पढ़ा रहा होता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो आपके एमआई है वो क्या है, वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हर पेशेंट को डेवलप होती है, तो अक्सर लोग बताते हैं सर ये हार्ट फेलियर, हार्ट मसल वीकनेस, फलाना, अब बहुत सारी चीज़ें, वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, कुछ लोग अरिथमिया ही बोल देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है एमआई के पेशेंट के अंदर, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, वो है पेशेंट के अंदर डिप्रेशन। डिप्रेशन अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। वो डिप्रेशन इसलिए नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मैनेजमेंट दे रहे होते हैं ना पेशेंट को, तो एक तो आपकी मेडिकेशन तो असर करेगी पेशेंट पे, वो तो आपने दी है, वो एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन है, लेकिन उसका असर करना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट खुद कितना मोटिवेटेड है उसको लेने के लिए, और वो गोली को मिस ना करे। और उसको अगर आप अच्छी तरीके से काउंसल कर देते हैं, अच्छी तरीके से उसको बता देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेन एक ऐसी चीज़ है जिसको मेजर नहीं कर सकते, और जिसको हो रहा होता है ना उसी को पता है कितना हो रहा है। आपने आज से पहले वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करा, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जी होता होगा, आप रोक लें, ठीक है क्या हो गया, लेकिन
जब पेशेंट को हो रहा होता है उसको ही पता है वो कितना सीवियर पेन है, और उसके बाद उसके दिमाग में कि बचूंगा नहीं बचूंगा, मेरे साथ क्या होना है, अभी इतनी वर्स कंडीशन हो गई है। अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा है जो अकेले ही कमाने वाला है घर पे, तो उसके दिमाग में कितने क्वेश्चन चल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी मेडिकेशन पेशेंट को दें, अच्छी तरीके से पेशेंट को ट्रीट करें, तो इसका सर्वाइवल बढ़ सकता है। ये बात हमने इसको अच्छे से बतानी है, और ये कब बतानी है, जब हमें पता हो कि इसको डिप्रेशन डेवलप हो रही है या इसकी कॉम्प्लिकेशन है, तो हम फिर पेशेंट को अच्छे से काउंसल कर सकते हैं ताकि वो इस प्रोसेस के अंदर बच जाए, पेशेंट में डिप्रेशन में न जाए, और पेशेंट आपकी मेडिकेशन को फॉलो करे, और जितनी अच्छी लाइफस्टाइल हम मैक्सिमम कर सकते हैं पेशेंट की, वो हम करते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती हैं, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, फीचर्स बता रहा था मैं एमआई के। फीचर्स में अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने बताया जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना अच्छा है, ताकि हर तरह के से आपके पास माइंड ओपन हो। कभी कभार एक आध पेशेंट ऐसे भी आते हैं टिपिकल फीचर के, अभी तो मैंने आपको गट का बता दिया, गट का अक्सर लोगों को पता भी होता है। अब ये जो तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेहतरीन जो डॉक्टर्स होते हैं सिर्फ उनको पता होता है, और वो तीसरी चीज़ क्या है, वो है साइलेंट एमआई। साइलेंट एमआई का पेशेंट क्या होता है, ये अक्सर होते हैं डायबिटिक पेशेंट। डायबिटीज़ इनकी हिस्ट्री होती है, याद रखेंगे कि हिस्ट्री में आपको डायबिटीज़ मिलेगी कि डायबिटीज़ है पेशेंट को। अच्छा, डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, और ये पेशेंट आपको क्या बता सकता है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री और वो बता रहा है कि अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मुझे जो है वो सांस फूलना स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा चल रहा हूँ तो सांस फूल रही है, ठीक है, पेशेंट को डिप्सनिया हो रहा है, सांस फूल रही है, और पेशेंट को अचानक से डायफोरेसिस, पसीने आ रहे हैं, सांस फूल रही है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन कोई चेस्ट पेन नहीं है, तो ये मे बी एमआई का केस है, साइलेंट एमआई का केस है डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर। क्यों डायबिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि डायबिटीज़ अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो डायबिटीज़ में आपको याद होगा कि डायबिटीज़ में डेवलप होती है न्यूरोपैथी, पोलो न्यूरोपैथी, आपकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। अगर वो नर्व जो पेन सिग्नल लेके जाती है वो डैमेज हो गई, तो ऐसे पेशेंट के अंदर तो पेन का सिम्टम ही नहीं आएगा। हाँ, बाकी चीज़ें आपको दिखेंगी, डायफोरेसिस हो गई, पसीने आ रहे हैं, डिप्सनिया, सांस फूल रही है। अचानक से ऐसा कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसको डेवलप होना स्टार्ट हो गया, फॉरन पेशेंट के अंदर ईसीजी करें, और ईसीजी करके देखें कोई ऑनगोइंग एमआई तो नहीं चल रहा पेशेंट को। कार्डिक ट्रोपोनिन्स करें, ये चेक करें कि पेशेंट के अंदर कोई एमआई का अटैक तो नहीं है, ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ जी ऐसा कुछ नहीं है पेशेंट के अंदर, और अगर है तो आप इंटरवेंशन करते हैं। तो ये साइलेंट एमआई का केस होता है, ये भी कभी मिस नहीं करना। और मैंने आपको बता दिया डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, डायबिटीज़ की हिस्ट्री होगी, और इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट करेगा। तो अब हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और इंशाल्लाह आप कोर्स में लेंगे तो मैं आपको 1-to-1 क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, आपके जितने क्वेश्चन होंगे उसके जवाब भी आपको मिलेंगे, तो इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक कैसे बनता है, यानी कि ब्लॉक क्यों होती है आर्टरी। अभी हमने रिस्क फैक्टर तो देख लिए, एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब जितने भी हमने ये रिस्क फैक्टर देखे ना, तो याद रखेंगे ये आपकी यहाँ पर इस साइड पर आ जाए, हमारी जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर है, ये आपकी एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल आपको नजर आ रही है, नॉर्मल और हेल्दी ब्लड वेसल। इसकी जो एपिथेलियन लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की, नॉर्मली बिल्कुल ठीक होती है। अगर कभी कभार हल्का फुल्का सा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन की वजह से डैमेज भी होती हैं, छोटी आर्टरीज जो होती हैं आपकी, कैपिलरीज होती हैं, बेसिकली आपकी कैपिलरीज ज़्यादातर डैमेज होती हैं, यहाँ पर आपके प्लेटलेट्स आते हैं, उसको रिपेयर कर देते हैं, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनके अंदर वो रिस्क फैक्टर्स मौजूद थे, कौन से रिस्क फैक्टर मौजूद थे, अब जो मैंने आपको बताए थे, एक तो पेशेंट स्मोकिंग करता है, या पेशेंट में हाइपरलिपिडीमिया, या पेशेंट के अंदर जो है वो डायबिटीज़ है। ये जब एपिथेलियम जो है ना, जो आपकी आर्टरी पे मौजूद है, कौन सी आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, कोरोनरी आर्टरी पे, तो ये एपिथेलियम को डैमेज करते हैं। ये डैमेज होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपका ब्लड के अंदर जो फैट होता है वो जाकर अंदर इस लेयर के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियली क्या होता है कि आपकी ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो, जाहिर है ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो ये एपिथेलियम डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर पेशेंट को, मैंने बाकी चीज़ें बताई, स्मोकिंग में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वो उन चीज़ों को डैमेज करते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट, डायबिटीज़ है पेशेंट को, शुगर जो है वो कंटिन्यूसली स्टिक करती है, डैमेज करती है, तो ये डैमेज होगी तो फैट जो है अंदर जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि नीचे आपको दिख रहा है कि आपकी एपिथेलियम के अंदर जो है, वो जो आपकी वास्कुलर एपिथेलियम है, ब्लड वेसल की एपिथेलियम है, उसके अंदर जाके ये फैट डिपॉजिट हो गया। और ये फैट कहाँ पर है, ये ब्लड में मौजूद है। अब ये वही लोग हैं जो ख्याल नहीं करते, आपके मुसलसल तौर पर बेकरी आइटम्स को खाते हैं और बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं इस तरीके का जो सैचुरेटेड फैट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, और एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो उधर क्या होता है कि ये फैट जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये फैट जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो इनिशियली तो आपकी लेयरिंग नैरो होना स्टार्ट होती है। अब ये वही वाला प्रोसेस है जो स्टेबल एंजाइना का होता है। ये स्टेबल आपका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है,
यहाँ पर आपकी एपिथेलियम के नीचे फैट आता है, फ्लैट फैट आके कलेक्ट हुआ है और कलेक्शन ऑफ द फैट जो है उसकी वजह से नैरोइंग होना स्टार्ट हुई। ये नैरो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये पेशेंट अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसमें पेशेंट को जो है वो पेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये फैट मजीद डिपॉजिट होता है। अब ये लोग वो हैं जो आपके, मैंने बताया था मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आप उनको मॉडिफाई कर दो तो ठीक है, लेकिन ये लोग जो हैं ये नहीं करते। ये लोग मुसलसल तौर पर छोड़ो यार सिगरेट पीते रहो, चलो सिगरेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप याद रखें कि कार्डियोलॉजिस्ट में अमंग द वर्ल्ड कंसेंसस है इस बात पे कि अगर आप स्मोकिंग सेसेशन करवाते हैं तो पेशेंट का रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। तो याद रखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये। और डायबिटीज़ मैंने बताया क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है डायबिटीज़, आपने इस हवाले से याद रखनी है कि वर्ल्ड वाइड डायबिटीज़ के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और डायबिटीज़ आपकी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि पेशेंट को एमआई की तरफ लेके जाती है। तो वर्ल्ड वाइड ही बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान और बेसिकली हमारे एशियन साइड पे तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं जब से ये बेकरीज वगैरह का बहुत आइटम स्टार्ट हो गया है। बेसिकली आप ऐसे फूड जब भी खाएंगे जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी कि फूड खाते ही ब्लड शुगर की स्पाइक होगी, तो ऐसे फूड्स के अंदर आपके जो है वो इंपॉर्टेंट चांसेस बढ़ जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़, और जो बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रही है लोगों के अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इससे बेसिकली सफ़र कर रही है। तो आपने इनको गाइड भी करना है, बताना भी है। इंशाल्लाह हम डायबिटीज़ अगर आप कोर्स में आते हैं तो हम वो पढ़ेंगे डिटेल से, और उस बारे में मैं उसको आपको डिटेल से डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी बात याद रखें कि पहली चीज़ ये हुई है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अगर ये रिस्क फैक्टर मुसलसल तौर पर बढ़ते रहें तो मुसलसल तौर पर ये फैट कलेक्शन होती रहती है, और ये जो ल्यूमन होती है ना, अभी यहाँ पर तो आपको नज़र आ रही है जो सब एपिथेलियम है ये थोड़ी थिक है, यहाँ पर ये जितना ज़्यादा कलेक्ट होगा उतनी ज़्यादा नैरो होती रहेगी, और जितनी ज़्यादा नैरो होती रहेगी उतने चांसेस होते हैं कि हल्के से हल्का ब्लड प्रेशर भी जो है ना, इसको फ्लक्चुएशन जो है ब्लड प्रेशर की वो इसको डैमेज कर देगी। और अगर मिसाल के तौर पर अब ये वाला जो प्लाक होता है इसको हम अनस्टेबल प्लाक कहते हैं। अनस्टेबल क्यों कहते हैं कि किसी वक्त भी ये जो नैरो एपिथेलियम हो गई है ना, ये किसी वक्त भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ब्लड प्रेशर की वजह से रप्चर्ड हो सकती है। रप्चर्ड हुई तो यहाँ पर फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब पहले ही एक चीज़ नैरो हो चुकी है, वैसल अगर आप देखें ल्यूमन कितनी ज़्यादा नैरो हो गई है, इतना हिस्सा तो इसका सिर्फ प्लाक ने घेर लिया है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक ने। अच्छा, ये प्लाक जब बन रहा होता है याद रखेंगे यहाँ पे आपके कई सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स भी जाते हैं, जब डैमेज होता है फैट डेपोजिशन होती है, कैल्शियम कैल्सिफिकेशन होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ ये प्लाक बनता है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक कहते हैं। उसके बाद जब ये ल्यूमन नैरो हो जाती है ना, तो ये जब रप्चर्ड होती है, रप्चर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर फिर आपका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के ऊपर जो आपका प्लेटलेट प्लाक है वो बनता है, और प्लेटलेट प्लाक जब बनता है तो ये आर्टरी जो अब थोड़ी सी ओपन थी वो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन जब होती है तो उसके बाद ये यहाँ पर आपके जो है पेशेंट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर आपके इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। यानी कि ज़ाहिर है अब ब्लॉकेज हो गई है तो ब्लॉकेज के बाद आगे जो मसल है, हार्ट टिश्यू है, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी अब ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ना न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। और कभी कभार क्या होता है कि आपकी कोई लार्ज वेसल के अंदर अगर ये हुआ हो तो ये प्लाक टूट के यहाँ से ये जो आपका एम्बोलिक प्लाक होता है ये आपका जाकर किसी और वेसल को भी ब्लॉक कर सकता है, तो एम्बुलेंस बन के भी जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर यही प्रोसेस होता है जो डेवलप होता है, एक्लूजन ही होती है, और इसी तरीके का प्रोसेस पेशेंट के अंदर ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर होता है। तो ये आपने पैथोफिजियोलॉजी याद रखनी है, बेसिक डिस्कशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी इतनी आपको पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंटली कि किस तरीके से हो रहा है। फाइनली पेशेंट के अंदर टेस्ट के अंदर आपके पास ईसीजी होती है। इनिशियली तो सबसे पहले हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी करने के बाद हम पेशेंट को जो है वो एसीएस का प्रोटोकॉल देते हैं। याद रखें कि ये पेशेंट के अंदर जो बाकी टेस्ट है ना, ये फ़ौरन नहीं हो जाते। अब क्योंकि हम क्लिनिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो सबको एक साथ पढ़ते हैं कि ये भी कराते हैं, वो भी कराते हैं, वो भी कराते हैं, लेकिन जो आप रियल लाइफ क्लिनिकल प्रैक्टिस का पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि कब कराते हैं ये पता होना चाहिए, कौन सा टेस्ट कब कराते हैं। ये नहीं होता कि सारे टेस्ट कराने हैं, या ये नहीं होता कि अगर 3 टेस्ट करवाने तो 3 टेस्ट एक साथ दे देंगे। कभी कभार होता है कि ये पहले कराना है, ये आपने पेशेंट को पहली मैनेजमेंट देनी है, उसके बाद कराना है। तो वो इस तरीके का आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि आप सबसे पहले पेशेंट को जो है 12 लीड ईसीजी पेशेंट के, कोई ईसीजी होगी पेशेंट के अंदर, ईसीजी में आप देखते हैं कि आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टिपिकल फीचर आपने याद रखने। उसके बाद आपको ईसीजी देखनी है। ईसीजी में अकॉर्डिंगली जो भी कंडीशन है, अगर नॉन स्टेमी है तो उसमें मैंने आपको बताया कि कुछ पेशेंट के अंदर अर्ली चेंजेस होते हैं वो नज़र आते हैं, जैसे कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव, जैसे कि हाइपर एक्यूट टी वेव, जैसे कि टी वेव इन्वर्जन। इसी तरीके से अनस्टेबल एंजिना के अंदर भी वही नज़र आता है। आप पेशेंट को एसीएस प्रोटोकॉल देते हैं, पेशेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज होता है। उसके बाद फिर आप पेशेंट का जो है वो लेबॉर्ट्री पैनल जो है, जिसमें आपका सीबीसी हो गया, जिसमें आपकी कोगुलेशन प्रोफाइल हो गई। अच्छा, कुछ हॉस्पिटल्स में ये जो है वो अर्ली स्टेजेस में इनिशियली पेशेंट को जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तब भी दे देते हैं, लेकिन वंस पेशेंट
पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है सिम्टम्स के साथ, तो ज़ाहिर है आपके पास वहाँ पर सबसे पहला टारगेट यही होता है कि पेशेंट को स्टेबल करें। हाँ, वहाँ पर आप पेशेंट की मॉनिटरिंग ज़रूर कर रहे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो गई पेशेंट के अंदर, वो आप करते हैं पेशेंट के, तो वो सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं अक्सर पेशेंट जब एडमिट हो जाता है तब हम करवाते हैं। इसी तरीके से ट्रोपोनिन वगैरह भी पेशेंट का जब आपके पास एडमिट हो जाता है फिर आप ट्रोपोनिन्स वगैरह करवाते हैं पेशेंट के अंदर। अच्छा, ट्रोपोनिन में भी आपके पास हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन होता है, वो आपके पास ज़्यादातर परफॉर्म होता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स और उसकी जो लेवल्स होते हैं ब्लड में आपको जल्दी मिल जाते हैं। वो इंशाल्लाह आप अगर कोर्स में आएंगे तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके अलावा मतलब उनकी चीज़ों में आपको कन्वेंशनल जो ट्रोपोनिन होता है और जो आपके पास हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है उसकी डिस्कशन होगी। कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह ये सारे बाद के प्रोसीजर्स हैं और ये स्पेशली उन लोगों के अंदर किए जाते हैं। पीसीआई वगैरह, परकुटेनियस इंटरवेंशन वगैरह सब इन लोगों के अंदर होती है जो कि आपके पास पेशेंट स्टेमी के साथ आता है। स्टेमी के पेशेंट के अंदर लेस देन 120 मिनट्स के अंदर आप कोशिश करते हैं कि आपके पेशेंट के अंदर पीसीआई हो जाए, यानी कि पहले एंजियोग्राफी होती है फिर एंजियोप्लास्टी। अगर ज़ाहिर है कोई आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है तो उसको बलून से डायलेट करते हैं और वहाँ पर स्टेंटिंग कर देते हैं। तो ये जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा आप इन्फेक्शन बढ़ने से रोक सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट के अंदर कभी कभार हमारे पास जो और टेस्टिंग होती है जो कि ज़्यादातर आपके नॉन स्टेमी पेशेंट होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट होते हैं, कितना डेवलप हुआ है, कितनी सीवियरिटी है, उनके अंदर हम कार्डिक स्ट्रेस टेस्टिंग करवाते हैं। इमेजिंग टेस्टिंग होती है, बेसिकली इमेज टेस्ट होता है जिसमें आप पेशेंट में देखते हैं कि हार्ट में परफ्यूजन कितनी जा रही है, ब्लड परफ्यूजन कैसी है, कितने एरिया आपको इस्केमिक नज़र आ रहे हैं यानी कि परफ्यूजन कम हुई हुई है, या अगर आपके पेशेंट के अंदर मिसाल के तौर पर ये इन्फेक्शन चेक करने के लिए भी अच्छा टेस्ट है कि कितना एरिया इन्फेक्ट हुआ है, तो उसके लिए भी आप पेशेंट को देख सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके पास जो टेस्ट हैं ये यूज़ होते हैं। और इकोकार्डियोग्राफी वगैरह, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन देखने के लिए सब चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन ये सारे बाद के टेस्ट हैं। इनिशियल प्रेजेंटेशन में आपने यही करना होता है। इनिशियल प्रेजेंटेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया एसीएस का प्रोटोकॉल आप देते हैं सबको, जो कि आप स्टेबल करते हैं पेशेंट को। स्टेबल करने के बाद आप अनस्टेबल एंजिना का पेशेंट हो, स्टेमी का हो, नॉन स्टेमी का हो, सबको स्टेबल करते हैं। स्टेबल करने के बाद अगली जो चीज़ होती है वो अकॉर्डिंगली होती है, यानी कि अगर अनस्टेबल एंजिना का पेशेंट है तो हम फिर उनकी मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंगली कि ये मेडिकेशन आपने खानी है, और फिर मॉनिटरिंग करते रहते हैं पेशेंट की। वंस नॉन स्टेमी है तो उनके अंदर भी मेडिकेशन स्टार्ट होती है, और उनके अंदर एक और ऑप्शन होता है कि आप अगर चाहें तो एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं। उनमें रिस्क डिपेंड करता है कितना ज़्यादा रिस्क है। मेडिकेशन भी इंप्रूवमेंट कर देती है अगर आप सिर्फ मेडिकेशन पे रखें, लेकिन अगर आप पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि पेशेंट की रिस्क फैक्टर कितना है और आगे सीवियर डिजीज में जाने का। और अगर स्टेमी है तो स्टेमी में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, वो पीसीआई का होता है, एंजियोप्लास्टी का, या फिर बाईपास होता है पेशेंट के अंदर। या फिर पेशेंट के अंदर अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है, पीसीआई मिस हो गया है, तो अगली चीज़ ये होती है कि पेशेंट को हम जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस या अल्टीप्लेस वगैरह देते हैं, जो कि आपके पास थेरेपीज़ होती हैं, मेडिकल थेरेपीज़, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपीज़ होती हैं। तो इंशाल्लाह वो हम सब डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बेसिक ओवरव्यू के अंदर ये जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, वो जो हमारे लेक्चर होंगे वो हमने एमआई का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर जो है ज़्यादा बेसिक डिस्कशन है, और पार्ट 2 के अंदर फिर डिटेल मैनेजमेंट है, जिसमें इनिशियल मैनेजमेंट से लेके फिर बाद की मैनेजमेंट। अभी मैं थोड़ी सी मैनेजमेंट आपको अभी भी बताऊँगा, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल से हम इंशाल्लाह ताला अपने कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ईसीजी चेंजेस आपको पता है, नॉर्मली एसटी एलिवेशन जो है टिपिकल चेंजेस हैं, यानी कि स्टेमी अगर डेवलप हो जाए, और ए टिपिकल चेंजेस के अंदर पेशेंट में आपको एसटी डिप्रेशन, पैथोलॉजिकल क्यू वेव और बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो ये सारे एटिपिकल चेंजेस होते हैं। हाइपर एक्यूट टी वेव हो गई, ये सब आपको एटिपिकल चेंजेस में दिखता है। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ईसीजी में हमें और भी चीज़ें पता लग जाती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉन स्टेमी और स्टेमी में डिफरेंस होता है। नॉन स्टेमी में अमूमन इन्फेक्शन जो होता है वो सिर्फ आपकी सब एंडोकार्डियल लेयर तक होता है। अमूमन होता है ये कि आपके हार्ट की जो ये वास्कुलर लेयर है, यानी कि जो आपका मस्कुलर लेयर है हार्ट की, इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो बाहर से स्टार्ट होती है, और बाहर से स्टार्ट होने के बाद वो अंदर तक जाती है। तो सबसे पहले जो इस्कीमिया होता है ना स्टार्ट, वो आपकी इनर लेयर से स्टार्ट होता है, और इन्फेक्शन भी जो पहले होता है वो इनर लेयर से स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे जो इनर लेयर होती है जिसको हम सब एंडोकार्डियल लेयर कहते हैं। तो सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया या सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन में यही होता है कि आपको अर्ली चेंजेस आपको नजर आएंगे ईसीजी के अंदर, जो कि मैंने बताया पैथोलॉजिकल क्यू वेव हो गई, आपके पास हाइपर एक्यूट टी वेव हो गई, ये अर्ली चेंजेस में नजर आएगा। इस्कीमिक चेंजेस नजर आएंगे, इन टी वेव इन्वर्जन हो गई। लेकिन वंस आपकी पूरी लेयर इनर लेके आउटर तक डैमेज होगा, इसको हम ट्रांसम्यूरल एमआई कहते हैं, उसमें फिर आपके पास एसटी एलिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो खैर एसटी एलिवेशन का पूरा एक क्राइटेरिया है एमआई के अंदर, क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, वो इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। उसके बाद आप ये देखें कि ईसीजी अगर आप लोगों को
थोड़ी सी बेसिक ईसीजी इंटरप्रिटेशन आती है। तो अगर आप इस ईसीजी के अंदर देखेंगे तो एसटी एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है, लीड 2 3 और एवीएफ के अंदर। इसके अलावा आपको जो है वो एवीएल के अंदर एसटी डिप्रेशन दिख रही है, वो तो आपको एसटी एलिवेशन 2 3 और एवीएफ के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये कौन सा एमआई होता है हमारे पास, ये होता है इंफीरियर वॉल एमआई। तो इंफीरियर वॉल एमआई, और इसी तरीके से आपके एंटीरियर वॉल एमआई होता है, लेटरल वॉल एमआई होता है। अकॉर्डिंगली कौन सी लीड्स के अंदर दिख रहा है, अगर लीड 1 2 3 4 के अंदर आपको नज़र आ रहा है तो ये एंटीरियर वॉल एमआई होता है। अगर आपको लीड V5 और V6 के अंदर नज़र आ रहा है तो ये लेटरल वॉल एमआई होता है। अगर आपको सिर्फ V1 और V2 के अंदर नज़र आ रहा है तो इसको हम सेप्टल एमआई कहते हैं। ठीक है, तो आपके हार्ट का कौन सा पार्ट इस्कीमिया हुआ है, किस कौन से पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है, वो आपको पता लगता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू कौन सी लीड्स के अंदर आपको एसटी एलिवेशन दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको ईसीजी चेंजेस नज़र आते हैं। ईसीजी चेंजेस पे मैं जब आप वो लेक्चर हम लोग करेंगे तो वो भी बताऊंगा, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इसलिए हम इसको तेज़ी से गुजार रहे हैं, वरना हमने इनको डिटेल से डिस्कस करना है एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया होता है। एसटी एलिवेशन तो हमने बोल दिया, एसटी एलिवेशन होती क्या चीज़ है, मतलब एसटी एलिवेशन आपको ज़ाहिर है पता होगा बेसिकली कि ईसीजी के अंदर आपके पास पी वेव है, आपके पास पी आर इंटरवल है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद एसटी सेगमेंट आता है। लेकिन ये कितना एलिवेट होना चाहिए, एमआई के लिए क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा और कंडीशंस में भी होता है, डिप्रेशन है तो एमआई वाला डिप्रेशन कौन सा होता है, एसटी डिप्रेशन भी आप याद रखेंगे कि एक तो एमआई का एसटी डिप्रेशन होता है, लेकिन एक पेशेंट के अंदर एसटी डिप्रेशन जैसे कि मैंने बताया नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आपको ईसीजी चेंजेस नजर आते हैं, एसटी डिप्रेशन दिखता है। लेकिन कुछ एसटी डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो कि आपको नॉर्मल कंडीशन कुछ और कंडीशंस में भी दिख सकते हैं, जैसे ड्रग टॉक्सिसिटी के साथ, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा कोई पेशेंट हैवीली एक्सरसाइज कर रहा है उन लोगों में भी देख सकते हैं। लेकिन जो एमआई के चेंजेस होते हैं एसटी डिप्रेशन वो क्या होते हैं, तो वो हमने सब डिस्कस करना है। लेकिन अभी के लिए आप इसको एज अ ओवरव्यू पॉइंट से याद रखें कि ये चेंजेस आपको दिखते हैं। उसके बाद मेडिकेशन में हमारे पास एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन, यानी कि ज़ाहिर है कई सारे पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली कौन सी मेडिकेशन सबसे ज़्यादा सूट करेगी और सबसे ज़्यादा अच्छी है यूज़ करने के लिए, उसमें हमारे पास जो सबसे ग्रेटर अच्छा हमें इफेक्ट नज़र आता है वो स्टैटिन्स का नज़र आता है। अच्छा, अभी याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेल पेशेंट और फीमेल पेशेंट में मेल में काफ़ी कॉमन होता है एमआई एज़ कम्पेयर टू फीमेल। उसकी क्या वजह होती है, वो ये होती है कि मेल पेशेंट के अंदर एक हार्मोन जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि वो ब्लड वेसल्स के अंदर ना जो आपका जितना भी फैट होता है उसको बेसिकली डिपॉजिट नहीं होने देता, वो बॉडी के सेंटर पार्ट में लेके आता है और बेसिकली वहाँ पर जो है उसका लेवल हाई नहीं होने देता। तो इसलिए आप फीमेल पेशेंट्स के अंदर अगर देखो तो एमआई का रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि मेल में एस्ट्रोजन कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह होती है। अच्छा, बहरहाल हम लोग गोलियों से मेडिकेशन से काम करते हैं तो स्टैटिन्स आप देते हैं पेशेंट को, यही होता है इसका रीज़न देने का कि आपके पेशेंट के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंटली क्या चीज़ ना डेवलप हो, पेशेंट के अंदर आपके एमआई का रिस्क जो है वो कम हो जाए और पेशेंट के अंदर लिपिड लेवल कम होगा, लिपिड ही पहला डिपॉजिट हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन रहा है तो वो ना बने। इसके अलावा आप पेशेंट को एंटीप्लेटलेट थेरेपी देते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके पेशेंट के अंदर जो है इंपॉर्टेंटली प्लाक बन रहा था, जाहिर है ना लेयर डैमेज हो रही थी और लेयर डैमेज होने के बाद क्या चीज़ बन रही थी, प्लाक, तो वो प्लाक नहीं बनेगा। इसी तरीके से हम अपने पेशेंट को जो है वो बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर का क्या पर्पस होता है देने का, बीटा ब्लॉकर का ये पर्पस होता है कि आपके हार्ट का जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसको हम थोड़ा सा कम करें ताकि हार्ट पे वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उतना ज़्यादा पेशेंट को इस्कीमिया या फिर जो इस्कीमिक पेन होता है उसके चांसेस बढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग पेशेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। उसके अलावा एस इनहिबिटर जो है, अगर ब्लड प्रेशर है पेशेंट को तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एस इनहिबिटर्स या आर्ब्स जो हैं हमारे पास बहुत अच्छी चॉइस होती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, अकॉर्डिंगली चॉइस होती है हाइपरटेंशन के अंदर। और फिर उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन आती है जिसमें पेशेंट की एक्सरसाइज हो गई, डाइट एंड वेट लॉस इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और स्मोकिंग सेसेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारी सेकेंडरी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। अच्छा, एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मिसाल के तौर पर। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो अभी बेसिक डिस्कशन कर ली है, बता दिया है, और ये तो हम इस तरीके से पढ़ते भी हैं, अप्रोच हमने क्लिनिकल आज देखी, लेकिन इस तरीके से हम उसमें भी पढ़ते हैं, ज़ाहिर है बुक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्लास के अंदर किस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ एक बेसिक अगर हम लोग एंजिना की बात करें, अभी तो मैंने आपको बताया कि अनस्टेबल एंजिना है, उनमें कैसे इनिशियल अप्रोच होती है, एमआई अगर हो गया पेशेंट को तो उसमें इनिशियल अप्रोच में क्या तरीक़ेकार होता है, तो वो हम डिस्कस करना है। अभी मैं आपको स्टेबल एंजिना का बता रहा हूँ। सिर्फ स्टेबल एंजिना पेक्टोरस अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं पेशेंट को, तो एक्यूट मैनेजमेंट क्या है,
उसके बाद आपकी प्रिवेंटिव मेडिकेशन क्या है वो आप देख लें। एक्यूट मैनेजमेंट में जो सबसे पहली गोली पेशेंट को आपने देनी है, जो कि आपके पास आ रहा है चेस्ट पेन के साथ, स्टेबल एंजिना का पेशेंट है, अभी आपके पेशेंट कोई एक्टिविटी करी थी उसके बाद दर्द हो रहा है, हाँ भाई कोई जिम करके आए थे, उसको आपने टैबलेट एनजीसेट जो होती है 0.5 mg की एक टैबलेट सब लिंगवल रखते हैं ज़बान के नीचे, और आप रिपीट कर सकते हैं इसको 3 to 5 मिनट्स बाद, अगर स्टिल पेशेंट का पेन नहीं जा रहा, लेकिन अमूमन आप पेशेंट को देते हैं तो इम्प्रूव हो जाता है पेन, और ये आपने पेशेंट को देनी है। उसके बाद पेशेंट को फर्दर, अच्छा अब ये जो इनिशियल एक्यूट मैनेजमेंट है ना, अनस्टेबल एंजिना और इन लोगों के लिए ज़रा सी अलग है, ठीक है, याद रखेंगे। अनस्टेबल एंजिना का पेशेंट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये उसकी नहीं बता रहा मैं, सिर्फ आपको स्टेबल एंजिना की बता रहा हूँ, तो वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ACS प्रोटोकॉल ज़रा सा डिफरेंट है, वो हम लोग इंशाल्लाह कोर्स के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप प्रिवेंशन के लिए और मेडिकेशन क्या दे सकते हैं इन पेशेंट्स को। ये पेशेंट क्योंकि अब हमारे पास एक हमें पता लग गया है कि इनको स्टेबल एंजिना तो है, लेकिन अब आगे चलकर इन लाइफ पेशेंट को अनस्टेबल एंजिना या MI डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम पेशेंट को प्रिवेंटिव मेडिकेशन देते हैं, जिसमें आइसकार्ड देंगे पेशेंट को, जो कि एस्पिरिन आपके पास बेसिकली एंटीप्लेटलेट ड्रग है। अल्टरनेटिव ऑप्शन में आपके पास क्लिप्टोग्रेल आती है, 75 mg का एक टैबलेट आप दे दें, इसको आप 150 mg तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है तो 150 mg तक आप दे सकते हैं, वैसे 75 mg एक टैबलेट आप दिन में देते हैं पेशेंट को, और ये पेशेंट की कंटिन्यूसली चलती है। इसी तरीके से आपके पास आती है लो प्लेट यानी कि क्लिप्टोग्रिल, अल्टरनेटिव ऑप्शन है, या तो ये दे दें या आप पेशेंट को क्लिप्टोग्रिल दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर हमने एक स्टैटिन स्टार्ट करनी होती है, लिपिड लोअरिंग थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो रोस्विन होती है, रोसवास्टैटिन 10 mg, या फिर आप कोई और स्टैटिन भी दे सकते हैं पेशेंट को, एट्रोवास्टैटिन वगैरह, लेकिन ये ज़रा अच्छी मेडिकेशन है। 10 mg आप पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट को ये भी आपने OD यानी कि दिन में एक दफ़ा देनी होती है, नाइट टाइम पर हम पेशेंट को देते हैं, और ये भी पेशेंट की कंटिन्यूसली चलती है। इसके अलावा हार्ट रेट कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं बीटा ब्लॉकर्स में। एक हमारे पास आती है मीरोल, मीटोप्रोलॉल, एक आती है हमारे पास बिसोप्रोलॉल जो कि हमारे पास कॉनकोर के नाम से आती है। इसके अलावा हमारे पास कार्विडॉल, बहुत सारे अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है। अभी यहाँ पर मैंने मीरोल का ऑप्शन लिखा हुआ है, वो सारे ऑप्शन लिस्ट PPTs जो पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको ग्रुप में सेंड की जाएंगी कोर्स के अंदर, तो ये जस्ट आपने याद रखना है कि मैंने सिर्फ एक कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर ऐड करी हुई है। तो मीरोल 25 से 100 mg आप पेशेंट के अंदर मीरोल 25 से स्टार्ट करते हैं, और ये आप पेशेंट को जो है BD दिन में 2 दफ़ा सुबह और रात के टाइम पे पेशेंट को देते हैं, और ये आप फिर पेशेंट के अंदर लाइव लॉन्ग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर ये वही जो आपके हार्ट की, ये स्पेशली उन लोगों में करनी है आपने, अच्छा ये भी याद रखेंगे कि मुसलसल तौर पर जिनका हार्ट रेट इंक्रीज़ रहता है, और पेशेंट जो है ये हम लोग अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में स्टार्ट हो, कुछ लोगों में हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंगली देख के कि कितनी रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा, आगे जाके सिवियरिटी एक असेसमेंट होती है वो करी जाती है पेशेंट के अंदर, तो कितना सिवियरली पेशेंट कंडीशन यानी कि अनस्टेबल एंजाइना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जाने के लिए पेशेंट कितना प्रोन है अकॉर्डिंगली। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर नीचे ड्रग हैं वो है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है उसमें हमारे पास है डिल्टायाजेम। अगर तो बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते, किसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि आपको ज़ाहिर है आप कोई गोलियां स्टार्ट कर रहे होते हैं तो ये नहीं होता कि सिर्फ हमने जो लाइन से याद कर ली है वही स्टार्ट कर देनी है। ट्रीटमेंट में क्या अच्छी बात होती है, मतलब अगर आप एज अ गुड डॉक्टर हैं, आप गुड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, तो मेडिकेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं एक तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये पेशेंट पे क्या असर कर रही है, क्या हम किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, नंबर 1। ये नहीं है सीना ब सीना मैंने सुना था वो देते थे तो हम भी दे रहे हैं, ये बात नहीं, क्या इंप्रूवमेंट करेगी पेशेंट में, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मेडिकेशन है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। नंबर 3, पेशेंट में ये मेडिकेशन अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो यानी कि नहीं दे सकते तो फिर उसके अगर हमारे पास क्या ऑप्शन होता है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ पर होती है, ये अक्सर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है अगर हम एक सीवियर एक नॉर्मल सी बात करें। मिसाल के तौर पर पेशेंट के अंदर आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते पेशेंट को, अगर कोई पल्मोनरी डिजीज़ है जैसे कि पेशेंट को एज़मा वगैरह है, आप अगर देंगे तो सीवियर हो सकता है पेशेंट का, तो इसलिए आपने पेशेंट के अंदर अल्टरनेटिव ऑप्शन में उन पेशेंट्स के हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आती हैं हमारे पास, वो होती हैं डिल्टायाज़म या फिर एक और आती है वेरापामिल। ये आप पेशेंट को देते हैं, 30 mg से स्टार्ट करते हैं, और ये पेशेंट के अंदर आपके पास हेरबसर के नाम से आती है, डिलजैम के नाम से आती है, और भी कई ब्रांड्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, और वेरापामिल है इसके अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शन वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपका पूरा मैनेजमेंट गोल कैसे होता है, फिर हम पेशेंट के अंदर फॉलोअप कैसे करते हैं, ये सब डिटेल्स हम कोर्स के अंदर इसी तरीके से डोजिंग के साथ, ब्रांड नेम के साथ, कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड। ज़ाहिर है अगर आप पेशेंट को कोई गोली दे रहे हैं और पूरे टाइम के लिए दे रहे हैं कि अब आपने खानी है, लाइव लॉन्ग लेनी है, तो उसमें कितना आपका डोज, एक तो डोज सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लोएस्ट डोज पे आप पेशेंट में स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उतनी रहे,
और उसके बाद पेशेंट के अंदर वो मेडिकेशन सस्ते भी हो, यानी कि ऐसा ना हो कि पेशेंट खरीदने जाए फिर बोले यार पैसे ही नहीं है तो आज गोली मिस कर देता हूँ। तो आपने कंटिन्यूसली पेशेंट, क्योंकि जो पेशेंट के अंदर कंप्लाइंस है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट मेडिकेशन खा रहा है फिर छोड़ रहा है फिर खा रहा है तो फिर वो फ़ायदा नहीं है खाने का। हाँ, कंटिन्यूसली जब आपने दी हुई है तो कोर्स पूरा करना है, पूरी सही तरीके से लेनी है। तो इसके लिए फिर कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड कौन सी आती हैं तो वो आपने पेशेंट के अंदर लिख के देनी होती है। ज़ाहिर है अगर आप एक गोली महंगी ब्रांड की लिख के दे दोगे तो वो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर सस्ती ब्रांड कौन सी आती है वो सब पता होना चाहिए। इंशाल्लाह ये सब चीज़ें ग्रुप में ड्रग्स चार्ट में आपको इंशाल्लाह भेजूंगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इंटरनल मेडिसिन का स्टूडेंट्स का ग्रुप होगा। तो इनिशियली अभी हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है, मैं नीचे आपको डिटेल्स भेज दूंगा, इंशाल्लाह आप ग्रुप में ऐड हो जाएं। और हमारे पेजेस को, डोकोलॉजी मेडिकल एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें। उधर भी आपको और कोर्सेज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा मेडिकल क्विज़ हम लोग करते रहते हैं, वो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। और इसके अलावा हमारा पेज को सब्सक्राइब कर लें, डॉक्टर्स प्लेस डोकोलॉजी मेडिकल एकेडमी को। डॉक्टर्स प्लेस जो है हमारा एक और पेज है, और वो भी हमारी मेडिकल एकेडमी है। डोकोलॉजी हमारी मेडिकल एकेडमी का जो ये वाला पेज है, इसको आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह यहाँ पर और भी इस तरीके के वेबिनार्स और लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, इस तरीके के बेसिक लेक्चर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।